सूरज की हल्की हल्की रोशनी शहर की सड़कों पर फैल रही थी। रात की नमी अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी और सड़कें हल्की सी नम दिखाई दे रही थीं। चारों ओर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। बाइकें अपनी रफ्तार पकड़ रही थीं। कारें हॉर्न देती हुई निकल रही थीं। रिक्शे सवारियां तलाश रहे थे और पैदल लोग अपने अपने काम की ओर बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में नीली सलवार कमीज और साधारण सा दुपट्टा ओढ़े अनामिका वर्मा बस स्टॉप पर खड़ी थीं। चेहरे पर एक आम महिला जैसी सादगी और शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सतर्कता साफ झलक रही थी। देखने में वह बिल्कुल साधारण सी महिला लग रही थीं, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वही महिला राज्य की स्पेशल विजिलेंस यूनिट की एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। आज अनामिका का इरादा अपनी छुट्टी का इस्तेमाल करने और बीमार मां से मिलने का था। इसी वजह से उन्होंने जानबूझकर न तो सरकारी वाहन लिया था और न ही अपनी पहचान उजागर की थी। आसपास शहर पूरी तरह जाग चुका था। दुकानें खुलने लगी थीं, लोग काम पर निकल रहे थे और सड़कों पर रोजमर्रा की भागदौड़ साफ दिखाई दे रही थी। अनामिका खुद को इस भीड़ में पूरी तरह घुला मिला चुकी थीं, लेकिन उनकी नजर हर छोटी सी हरकत पर बनी हुई थी। कुछ ही देर में एक ई रिक्शा बस स्टॉप पर आकर रुका और अनामिका उसमें बैठ गईं। सड़क पर सुबह की रौनक थी। बच्चे स्कूल की वर्दी में जाते दिख रहे थे। बाइक और रिक्शे अपनी अपनी दिशा में बढ़ रहे थे। रास्ते में रिक्शा चालक ने धीमी आवाज में बताया कि आगे वाले इलाके में पुलिस चेकिंग होती है, लेकिन असल में वहां गरीब लोगों से बेवजह पैसे वसूले जाते हैं। अनामिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर उनके मन में हर शब्द दर्ज हो रहा था और उनकी आंखें और भी चौकन्नी हो गई थीं। कुछ ही मिनटों बाद सामने बैरिकेडिंग दिखाई दी। वहीं सब इंस्पेक्टर राजेश चौधरी लाठी के सहारे खड़ा था। उसने रिक्शा रुकवाया, कागजात देखे और सब कुछ ठीक होने के बावजूद ड्राइवर से 2000 रुपये मांगने लगा। जब ड्राइवर ने पैसे देने से मना किया तो राजेश ने उसकी चाबी छीन ली। डर के मारे ड्राइवर की आवाज कांपने लगी और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी अनामिका ने शांत लेकिन सख्त स्वर में सवाल किया, किस नियम के तहत आप पैसे मांग रहे हैं? यह सुनते ही राजेश भड़क उठा और उसने दोनों को थाने ले जाने का आदेश दे दिया। थाने पहुंचते ही उन्हें एक बेंच पर बैठा दिया गया। कुछ देर बाद राजेश ने फोन उठाया और किसी से बात करते हुए कहा कि पैसे मिल जाएंगे और मामला दबा दिया जाएगा। अनामिका उसकी हर बात, हर शब्द और आवाज के उतार चढ़ाव को ध्यान से सुन रही थीं, क्योंकि उनके लिए हर छोटा सा संकेत बेहद अहम था। अनामिका ने बेहद शांत स्वर में ड्राइवर से कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज सच्चाई जरूर सामने आएगी। उनकी आवाज में ऐसा अटूट विश्वास था कि ड्राइवर को हैरानी होने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला इतनी निडर, संयमित और आत्मविश्वास से भरी हो सकती है। उसके चेहरे पर अभी भी डर की लकीरें थीं, लेकिन अनामिका की आंखों में झलकती दृढ़ता ने उसे थोड़ी राहत जरूर दी। तभी थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिस पर साफ लिखा था, एंटी करप्शन टीम। गाड़ी के रुकते ही हल्की सी धूल उड़ी और सुबह की नरम रोशनी में उसका साइनबोर्ड चमक उठा। माहौल में अचानक एक सख्त सी खामोशी छा गई। उन्होंने तुरंत सम्मान के साथ सैल्यूट किया और बताया कि थाने में हुई सारी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है। यह सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही पलों में उसका घमंड और रौब पूरी तरह टूट चुका था। ड्राइवर के पैसे तुरंत वापस कर दिए गए और राजेश चौधरी को भ्रष्टाचार तथा अधिकारों के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। हथकड़ी लगते ही वह व्यक्ति, जो कुछ देर पहले तक खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था, पूरी तरह टूट चुका था। जाते समय अनामिका ने ड्राइवर से गंभीर लेकिन सधे हुए स्वर में कहा, अगर आज तुम सवाल नहीं करते तो यह अन्याय यूं ही चलता रहता। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि बदलाव हमेशा शोर मचाने से नहीं आता, बल्कि सही समय पर उठाए गए साहसिक कदमों से आता है। ड्राइवर की आंखों में राहत और सम्मान के आंसू भर आए। बाहर सड़क पर फिर से रोजमर्रा की हलचल लौट आई थी, लेकिन इस बार उसमें इंसाफ और आत्मविश्वास की नई चमक थी। राजेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिन सिपाहियों की आंखें पहले डर के मारे जमीन में गड़ी रहती थीं,
अब उनके चेहरों पर डर के साथ साथ पछतावे की छाया साफ दिखाई दे रही थी। एंटी करप्शन टीम के जाने के बाद अनामिका ने औपचारिक वेश में बिना किसी शोर या दिखावे के अपना बयान दर्ज कराया। उसी दिन यह खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई कि एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने अकेले दम पर एक भ्रष्ट सब इंस्पेक्टर को बेनकाब कर दिया। अगली सुबह शहर हल्की धूप और ठंडी हवा के साथ जागा। अखबारों की सुर्खियां हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर बस स्टॉप पर चर्चा का विषय बनी हुई थीं। ई रिक्शा में सफर करने वाली महिला निकली आईपीएस अधिकारी, रिश्वतखोर पुलिसकर्मी गिरफ्तार। लोग रुक रुक कर खबर पढ़ रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और पहली बार उनके चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। राजेश की गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस विभाग ने उसके पुराने मामलों की फाइलें खंगालनी शुरू की। जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, भ्रष्टाचार की परतें एक एक कर सामने आने लगीं। जल्द ही यह साफ हो गया कि राजेश अकेला नहीं था। थाने के भीतर और बाहर एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था, जो रोजाना ऑटो, ई रिक्शा और ठेले वालों से अवैध वसूली करता था। जैसे ही अनामिका को इस नेटवर्क की पूरी जानकारी मिली, उन्होंने अपनी छुट्टी बीच में ही समाप्त कर दी और जांच की कमान खुद संभाल ली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं है, यह उस डर को खत्म करने की लड़ाई है जो सालों से आम लोगों के मन में पुलिस के नाम से बैठा हुआ है। वही ई रिक्शा चालक जो एक दिन पहले तक डर के मारे कांपता रहता था, अब सीधा चलकर थाने के भीतर गवाही देने आया। उसके साथ कई और लोग भी थे। किसी का ठेला जब्त किया गया था, किसी से हफ्ता वसूला गया था और किसी को बिना वजह पीटा गया था। अनामिका ने हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी, हर विवरण दर्ज किया और उसे आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि जब एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई तो बाकी लोगों में भी सच बोलने का साहस जाग उठा। थाने की दीवारें, जो अब तक डर की गवाह थीं, अब सच्चाई और हौसले की आवाज सुन रही थीं। जांच आगे बढ़ी तो कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भी सामने आने लगे, जो अब तक पद और फाइलों की आड़ में सुरक्षित बैठे थे। दबाव बढ़ा, फोन आए, समझौते के संकेत दिए गए, लेकिन अनामिका अपने फैसले पर अडिग रहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून न तो पद देखता है और न पहचान। जो दोषी होगा वह बचेगा नहीं। यह संदेश ऊपर तक पहुंचा और सरकार को विशेष जांच समिति गठित करनी पड़ी। शहर में पहली बार लोगों को यह विश्वास होने लगा कि शायद सिस्टम सचमुच बदल सकता है। कुछ हफ्तों बाद जब चार्जशीट अदालत में दाखिल हुई तो राजेश चौधरी अकेला आरोपी नहीं था। उसके साथ कई और नाम भी सूची में शामिल थे। अदालत के बाहर वही ई रिक्शा चालक चुपचाप खड़ा था। जब अनामिका बाहर निकली तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आपने सिर्फ मेरी रोजी रोटी नहीं बचाई, आपने हमारा डर भी खत्म कर दिया। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, डर का खत्म होना ही असली जीत है। वह अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गईं, क्योंकि वह जानती थीं कि यह लड़ाई किसी एक थाने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है और इसकी असली शुरुआत अब हो चुकी थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, अनामिका को साफ समझ आने लगा कि यह मामला अब सिर्फ एक थाने या कुछ पुलिस कर्मियों तक सीमित नहीं है। फाइलों में नए नए नाम जुड़ते जा रहे थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो बार बार काले मार्कर से ढके हुए दिखाई देते थे। जब अनामिका ने इसका कारण जानना चाहा तो जवाब बेहद छोटा और ठंडा था, ऊपर से आदेश है। उसी रात उनके सरकारी फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर से एक भारी, ठंडी और चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी, मैडम, आप बहुत आगे बढ़ गई हैं, कुछ बातें यहीं छोड़ दीजिए वरना नुकसान हो सकता है। अनामिका ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए कॉल काट दिया, लेकिन वह समझ चुकी थी कि अब वह किसी बहुत बड़े और खतरनाक जाल को छू चुकी हैं। अगले ही दिन वही ई रिक्शा चालक, जिसने सबसे पहले हिम्मत करके गवाही दी थी, एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस रिपोर्ट में इसे महज एक सामान्य एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन अनामिका संयोगों पर भरोसा करने वालों में से नहीं थीं। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि यह महज एक इत्तेफाका नहीं हो सकता। उन्होंने बिना देरी किए अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ समानांतर जांच शुरू कर दी। हर सीसीटीवी फुटेज, हर कॉल रिकॉर्ड और हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाला गया।
जल्द ही यह साफ हो गया कि एक काली गाड़ी बार बार उसी इलाके में घूमती दिखाई दे रही थी, लेकिन हर बार उसकी नंबर प्लेट बदली हुई होती थी। जांच आगे बढ़ी तो यह भी उजागर हुआ कि राजेश चौधरी केवल अवैध वसूली का एक छोटा सा मोहरा था। असली खेल कहीं और चल रहा था। ट्रांसफर, पोस्टिंग और ठेकेदारों के जरिए बड़े स्तर पर पूरा सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। जब अनामिका ने अपनी जांच की पूरी फाइल एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने रखी तो उसी शाम बिना किसी ठोस कारण के उनका तबादला आदेश जारी कर दिया गया, तुरंत प्रभाव से। यह पहला खुला संकेत था कि सिस्टम का एक हिस्सा अब उन्हें रोकना चाहता है। उसी रात उनके घर के बाहर खड़ी एक खाली कार में आग लगा दी गई। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। यह अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधी धमकी थी। पहली बार अनामिका ने भीतर से अकेलापन महसूस किया। फिर भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने मीडिया को जानकारी देने का फैसला किया, लेकिन बेहद सोच समझकर और चुनिंदा तथ्यों के साथ, ताकि साजिश की परतें धीरे धीरे और पूरी तरह उजागर हो सकें। जैसे ही खबर बाहर आई, पूरे शहर में हलचल मच गई। उसी दिन एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। जांच में शामिल एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। आखिरी बार उसने अनामिका को एक संदेश भेजा था, मैडम, फाइल पूरी तरह असली है, नाम बहुत बड़े हैं। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि कोई भी कीमत चुकाकर सच्चाई को दबाना चाहता है। इसके बाद अनामिका ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों के साथ मिलकर एक खुफिया योजना तैयार की। उन्होंने जानबूझकर यह अफवाह फैलवाई कि वह जांच से पीछे हट रही हैं और जल्द ही राज्य छोड़ने वाली हैं। यह झूठी खबर साजिशकर्ताओं के लिए एक सटीक जाल साबित हुई। जैसे ही उन्हें लगा कि खतरा टल चुका है, वे बिना किसी डर के खुलकर सक्रिय हो गए। उसी रात सूचना मिली कि पूरे नेटवर्क के अहम लोग एक गुप्त बैठक में एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। अनामिका समझ चुकी थीं कि यही निर्णायक क्षण है। या तो आज पूरा नेटवर्क एक साथ गिरेगा, या फिर यह सच्चाई हमेशा के लिए अंधेरे में दबा दी जाएगी। दिन की रोशनी में, शहर की रोजमर्रा की हलचल के बीच, अनामिका अपनी टीम के साथ चुपचाप उस गोदाम की ओर बढ़ी जहां यह बैठक होने वाली थी। टीम ने बिना किसी शोर के गोदाम को चारों ओर से घेर लिया। भीतर से धीमी लेकिन साफ आवाजें आ रही थीं, पैसों की सौदेबाजी, पोस्टिंग की योजनाएं और फाइलें दबाने की साजिशें। अनामिका ने हाथ उठाकर टीम को रुकने का इशारा किया। उनकी आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ अडिग फैसला। बाहर शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डूबा हुआ था, लेकिन उस बंद गोदाम के भीतर एक पूरा सिस्टम बेनकाब होने वाला था। यहीं से इतिहास बदलेगा। यह सोचकर अनामिका ने गहरी सांस ली। कैमरा धीरे धीरे रुकता है, कहानी यहीं समाप्त होती है, सच्चाई के दरवाजे पर।